हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एडू प्ले विद ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से टॉप 300 पॉलिटी एमसीक्यू लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज आप लोग को 11वां पार्ट आप लोग को लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज जो है पिछले करीब 120 क्वेश्चन आप लोग को करा दिया हूँ, उसके आगे आज कराने वाला हूँ। दोस्तों चलिए, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए शुरू से अंत तक, और पिछले पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो पूरा पार्ट देख लीजिए। आपको एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं छूटेगा दोस्तों, इसका मैं फुल गारंटी देता हूं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, आज क्वेश्चन नंबर 119। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है। कह रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया। कह रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए क्या किया गया, बाध्य किया गया। दोस्तों, तो ये जो हुआ था आपका किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया था। इस संशोधन में क्या हुआ था कि इस संशोधन अधिनियम में भी 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही क्या हुआ था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। क्लियर है? तो 42वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद जस्ट क्या हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। तो जो ये चीज़ 42वां संविधान संशोधन में किया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का बात मानना ही है, इसको 44वां संविधान संशोधन में निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की जो राय मानने के लिए बाध्य करना था, करने वाला जो संशोधन था, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। क्लियर है? और 44वां संविधान संशोधन में ही संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटाकर भाग किसमें, 12 के अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद किसमें, 300 ए में। ठीक है, और भाग 12 में, किसमें, भाग 12 अनुच्छेद 300 के ए में 44वां संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार को विधिक अधिकार दिया गया। क्लियर यहाँ तक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? देखिए, तो भारत अभी कितनी है वर्तमान में, 22 भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। अभी वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सर्वप्रथम सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक ना, 15वीं भाषा के रूप में। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसमें 3 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक ना, कोंकणी 3 भाषा जोड़ा गया था। 21वां, 71वां और उसके बाद 92 जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें 4 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन? बोडोमास, याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो वर्तमान में टोटल 22 भाषा है। किस अनुच्छेद 17 में, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में जो है भारत के आधिकारिक भाषा राजभाषा का उल्लेख किया गया है। किसमें? भाग 17
अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। अनुच्छेद 343 में क्या है कि हमारे राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 121 नंबर क्या है। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने के अंतिम अधिकार किसके पास है। कह रहा है कि कोई मामला जो है अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय तय करने का अधिकार किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक ना, किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि कोई भी मामला जो है क्या वो अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आएगा या नहीं, यह तय कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक ना। संविधान के जो भाग है 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक जो है क्या है, केंद्र के विधायी संबंधी विषयों का क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। किसमें है, भाग 11 में केंद्र राज्य के विधायी संबंधी विषयों का चर्चा किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 245 से 255 के तहत। अनुच्छेद 248 में क्या है, तो अनुच्छेद 248 में क्या प्रावधान किया गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य एवं समवर्ती सूची में नहीं है। ठीक ना, अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ का जो है किसके पास है, केंद्र सरकार के अधीन है। क्लियर है। अवशिष्ट शक्ति जो है का विषय का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। संसद जो है संघ सूची और अवशिष्ट शक्तियों के अलावा और राज्य सूची में के विषय पर भी क्या होता है, विशेष परिस्थिति में कानून बनाती है। क्लियर। तो कोई मामला अवशिष्ट शक्ति है नहीं, यह कौन तय करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं। को बताए थे हम कि लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति जो है प्रतिवर्ष जो होता है, इसका संचालन क्या होता है, नियमावली 308 के तहत गठित किया जाता है। ठीक ना। लोक लेखा समिति के सदस्य जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा क्या होते हैं, अपना उस जो लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं उसको एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा उनको चुना जाता है। समझ में आया। और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह जनरली किसका होता है, विपक्षी पार्टी का होता है। कब से प्रावधान हो गया है, 1967 से अभी तक देखने को मिला कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्षी पार्टी का ही होता है। क्लियर। और एक होता है प्राक्कलन समिति, तो सबसे बड़ा समिति है प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। सबसे बड़ा समिति प्राक्कलन समिति, उसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य जो होते हैं कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। क्लियर। चलिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा लोकसभा से और 7 हो जाएगा राज्यसभा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर। क्या करे राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। सही बात है। देखिए दोस्तों, जैसे देश में केंद्र में राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर संसद गठन बनता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद जहाँ जहाँ अस्तित्व में है इसको मिला के बनता है। ठीक ना। तो राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है राज्यपाल। सही बात है। राज्यपाल जो है क्या होता है, राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। दूसरा कह मौत की सजा को माफ़ कर सकता है। दोस्तों राज्यपाल को ये शक्ति नहीं दिया गया है कि मौत की सजा को माफ़ कर सकता है। क्या शक्ति किसको है, राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 72 के तहत। यही कथन क्या है, जो है गलत है राज्यपाल के संबंध में। अगला देखिए सी में क्या कर रहा है, वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते। सही बात है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन त्याग पत्र राज्यपाल को ही देते हैं।
उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है। सही बात है, राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्ति नहीं है। तो राज्यपाल के जो है क्षमा दान संबंधी प्रावधान जो अनुच्छेद 161 में उल्लेखित किया गया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्षमादान की शक्ति जो अनुच्छेद 161 में दिया गया है। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, मौत सजा को, मृत्युदंड की सजा को माफ भी कर सकते हैं। राज्यपाल का पद का सृजन अनुच्छेद 153 में है, मुख्यमंत्री 164 में है, ठीक ना। कार्यपालिका का प्रमुख होता है 154 अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत जो है राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करते हैं, ठीक ना, सत्रवसन करते हैं और विधानसभा का विघटन भी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 174 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत अगर सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, 123 के तहत राष्ट्रपति लाते हैं और 213 के तहत राज्यपाल लाते हैं अध्यादेश। क्लियर है? इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 124 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो दोस्तों किसमें है अभी बताएं हम। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है, राज्यपाल को 213 के तहत। कब अध्यादेश जारी होता है? जब कोई सत्र नहीं चलता है तो अध्यादेश जारी करते हैं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, कोई कानून बनाना अगर आवश्यक है तो क्या होता है? राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 153 के तहत क्या लाते हैं? अध्यादेश। 123 के तहत अध्यादेश लाते हैं। क्लियर है? और दो सत्रों के बीच के डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो सत्र के बीच के दूरी जो है अधिकतम 6 माह होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो संसद के अनुमति के बिना 6 माह और 6 सप्ताह तक अध्यादेश लागू रह सकता है, ठीक है। जो भी अध्यादेश जारी होता है तो संसद की अगर अनुमति नहीं है तो 6 माह तक लागू रहता है। उसके बाद अगर संशोधन नहीं होता है तो वह खत्म हो जाता है। क्लियर? और संसद का अधिवेशन जैसे ही शुरू होता है तो 6 सप्ताह के अंदर जो है अध्यादेश को मंजूरी मिलना चाहिए। अन्यथा अगर 6 सप्ताह के अंदर मंजूरी नहीं मिलता है तो अध्यादेश क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। जैसे ही अध्यादेश अगर संसद में पारित हो जाता है तो वह क्या हो जाता है? कानून बन जाता है। क्लियर है? तो 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लाते हैं, 213 के तहत राज्यपाल लाते हैं और अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की भी शक्ति का उल्लेख है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। 143 के तहत अनुच्छेद 300 के ए में क्या है? अनुच्छेद 300 के ए में संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 12 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 125 नंबर कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विशेष राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए थे। इनमें से नीचे उल्लेखित है। देखो दोस्तों, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो बहुत चीज़ों का संशोधन हुआ था, इसलिए 42वां संविधान संशोधन को हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक ना। तो 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? आपको मेन चीज़ याद रखना है। देखिए 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की बात को मानना अनिवार्य किया गया था, जो कि 44वां संविधान संशोधन में इसको निरस्त कर दिया गया था। क्लियर? और 42वां संविधान संशोधन में जो है राज्य सूची का जो विषय है उसको अब समवर्ती सूची में क्या किया गया? डाला गया है। 5 गो विषय को राज्य सूची से उठाकर किस में डाला गया? समवर्ती सूची में डाला गया। कौन कौन विषय था? देखिए समवर्ती सूची में शिक्षा हो गया, वन हो गया,
भार माप हो गया, वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा हो गया, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के न्याय प्रशासन का गठन, ये सब जो है समवर्ती सूची में डाला गया है। क्लियर? जो 5 गो सब्जेक्ट जो है राज्य सूची का, उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन? पहला शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा क्या चीज? भार और माप, चौथा वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा, और पांचवा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के न्याय प्रशासन का गठन। ये सब जो है किस में डाला गया है? आपका समवर्ती सूची में डाला गया है। कैंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा नीचे गलत उल्लेखित है? गलत पूछ रहा है। जब शिक्षा वन जो है समवर्ती सूची में है ही, वन जंगली जानवरों का संरक्षण ये भी है, शिक्षा पक्षियों का संरक्षण ये भी है, वन और स्थानीय सरकार ये गलत है दोस्तों। तो आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन तो समवर्ती सूची में डाला गया, लेकिन स्थानीय शासन ये जो है राज्य सूची का विषय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है? कह रहा है भारत की संसद प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है? दोस्तों भारत की संसद प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है? तो शून्य काल का मतलब क्या होता है कि प्रश्न काल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का जो समय होता है उसी को बोलते हैं शून्य काल। शून्य काल का जननी कौन है? तो खुद अपना देश भारत है दोस्तों, ठीक ना? इस बात को याद रखिएगा। शून्य काल जो है भारतीय प्रेस द्वारा 1962 में दिया गया था। शून्य काल जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था का एक क्या है? एक माने विकसित किया गया था। शून्य काल जो शब्द है भारत की संसद द्वारा ही विकसित किया गया, यानी भारत द्वारा ही जो है शून्य काल शब्द जो है भारत द्वारा ही विकसित किया गया है। क्लियर है? शून्य काल का जो है समय जो है क्या होता है? प्रश्न काल के तुरंत बाद होता है। यानी शून्य काल का जो समय होता है प्रश्न काल के तुरंत बाद होता है, यानी 12 बजे से शुरू होता है। ठीक है? संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा 11 से 12 बजे तक प्रश्न काल कहलाता है। देखिए प्रश्न काल कब होता है? जो पहला सत्र होता है संसद का 11 से 12 बजे, वो होता है प्रश्न काल। अब जस्ट 12 बजे स्टार्ट होता है शून्य काल। ठीक ना? तो शून्य काल क्या हो गया कि प्रश्न काल और कार्य सूची के अगली मद के बीच जो गैप होता है, जो समय होता है, जिसमें क्या होता है सदस्य जो है अध्यक्ष के बिना अनुमति के प्रश्न पूछ सकता है, उसी को हम बोलते हैं शून्य काल। क्लियर? शून्य काल का जन्म कहाँ से हुआ था? तो हमारा देश भारत से हुआ था। देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? शून्य काल का आशय क्या है? प्रश्न काल और कार्य सूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना ही क्या हो कोई विषय पर प्रश्न उठाए। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो इसको दोस्तों तो कितना बार मैं बता दिया हूँ, किसी भी संसद के जब बैठक होता है गणपूर्ति के लिए उसके टोटल सदस्यों का 1/10वां भाग होना अनिवार्य है। ठीक है? जितना सदस्य होते हैं उसका 10% सदस्य उपस्थित रहेंगे, तब ही जो है सदन की कार्यवाही होगा। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो अनुच्छेद 100 में जो है गणपूर्ति कोरम के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में। ठीक है? 100 और कितना निर्धारित किया गया है? 1/10वां 1/10 भाग जो है निश्चित की गई है। तो लोकसभा में कितना 500 कितना होता है 545, यानी करीब करीब 55 जो है गणपूर्ति के लिए लोकसभा में, और राज्यसभा में कितना है? राज्यसभा में अधिकतम 250 है। तो कितने सदस्यों को जरूरत हो गए? 25 सदस्य। क्लियर? तो चलिए क्लियर है यहाँ तक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद सदन के सदस्य का 10वां भाग, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर। कह भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? दोस्तों कितना बार मैं बता दिया हूँ,
91वां संविधान संशोधन 1991 से जो संविधान संशोधन हुआ उसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। और कितना संख्या होना चाहिए? तो टोटल सदस्यों का 15% होना चाहिए। ठीक है, टोटल सदस्यों का 15% जो है मंत्रिपरिषद में टोटल सदस्यों को होना चाहिए। लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, टोटल सदस्य मंत्रिपरिषद में कितना सदस्य होंगे? तो टोटल सदस्यों का कितना? 15%। याद रखिएगा, टोटल सदस्यों का 15% है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 91वां संविधान संशोधन 91। ठीक ना, 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें यह निर्धारित किया गया था कि मंत्रिपरिषद में टोटल सदस्य जो होंगे कितना होंगे? कुल सदस्यों की संख्या का अधिकतम 15%, उससे ज़्यादा नहीं। तो राज्य विधानसभा में अगर जहाँ पर क्या हो, कितना होना चाहिए? कम से कम 12 और अधिक से अधिक 15%। किसी भी राज्य के विधानसभा में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 12, कम से कम 12, अधिक से अधिक उस राज्य के विधानसभा के सीटों का 15% होना चाहिए। क्लियर? लेकिन दिल्ली जो है, एनसीआर जो रीजन है, उसको मंत्रियों की संख्या कितना है? कितना निर्धारित किया गया है? 7 निर्धारित किया गया है। दिल्ली जो संघीय प्रदेश है, कुल मंत्रियों की संख्या कितना है? 7। ठीक है, 7 निर्धारित किया गया, इस बात को याद रखिएगा। और 86वां संविधान संशोधन जो है शिक्षा जो है अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था, जो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 21A में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा, जो क्या है? मौलिक कर्तव्य था। वहीं 11वां मौलिक कर्तव्य जो है शिक्षा का अधिकार था, जो 21A में जोड़ा गया था। और 73वां संविधान संशोधन दोस्तों आपको बताए थे, 73वां संविधान संशोधन में क्या होता? पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया था 1992 में। 74वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? नगर निकाय चुनाव के बारे में ये सब जोड़ा गया था। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन जो है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। दोस्तों, किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। कैसे? तो देखिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति तभी करते हैं जब उस राज्य के विधानसभा के द्वारा संकल्प पारित करके संसद को भेजा जाता है और संसद में वो पास हो जाता है, तो उस राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी जाती है या उसको ख़त्म करने की। क्लियर? तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति राज्य विधानसभा के द्वारा संकल्प पारित कर संसद द्वारा किया जाता है। क्लियर है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम 2 सदन वाले विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन 1935 के द्वारा, राज्यों में प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम द्वारा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद के गठन और उत्साधन संबंधी यानी सृजन या उत्साधन संबंधी प्रावधान है। ठीक ना? विधान परिषद की संरचना जो है अनुच्छेद 171 के अंतर्गत है, लेकिन गठन का प्रावधान जो है, सृजन का प्रावधान किसमें है? 169 में। 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना, यानी कहने का मतलब उसमें कैसे कैसे सदस्य को निर्वाचित करते हैं। तो विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं दोस्तों, 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक ना? जितना विधान परिषद में सीट है उसके 1/3 सदस्य कौन चुनते हैं? तो विधानसभा के सदस्य। और अगला 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों द्वारा चुनाव होता है। क्लियर? 1/3 जो हो गया किसके द्वारा? एमएलए द्वारा, यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा। 1/3 जो है स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। और 1/6 भाग जो है क्या करते हैं? 1/6 भाग जो है राज्यपाल जो है मनोनीत करते हैं। ठीक ना? गवर्नर जो होते हैं 1/6 सदस्य को
मनोनीत करते हैं और 1/12 जो सदस्य होते हैं वो स्नातक निर्वाचक मंडल से होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषद की संरचना जो है अनुच्छेद 171 में है और सृजन अथवा उत्साधन 169 में है। संरचना में कैसे संरचना होती है तो दोस्तों विधान परिषद में पहले टोटल सदस्य कितना होते हैं, तो टोटल सदस्य विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होते हैं और कम से कम 40। क्लियर। तो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और अगला 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/12 जो सदस्य होते हैं स्नातक निर्वाचक मंडल होते हैं और अगला 1/12 जो सदस्य होते हैं शिक्षक गण निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति उस राज्य के विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो 130 नंबर कह प्रत्येक राज्य में से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित की गई है। दोस्तों आपको बताए थे टोटल 12 अनुसूची। तो जो पहला अनुसूची क्या है, पहला अनुसूची में बताया गया है कि हमारे देश में क्या है, राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ता ये सब बताया गया है पदाधिकारियों का। तीसरा अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। चौथा अनुसूची में जो है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। दोस्तों चौथा अनुसूची जो है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चौथा अनुसूची यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चौथी अनुसूची में जो है हमारा क्या है, राज्यसभा में राज्यों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। पांचवी अनुसूची में क्या है, तो एसी और एसटी के लिए क्या है, प्रशासन और उसके नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में क्या है, अत्री में मिजो यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में के जनजातीय प्रशासन संबंधी प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में बताए थे शक्तियों का विभाजन है केंद्र राज्य के बीच, जिसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं से संबंधित है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषा है, मूल संविधान में 14 भाषा थी। नवीं अनुसूची में क्या है, तो नवीं अनुसूची में जो है पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कर संबंधी, टैक्स संबंधी जो है भू राजस्व संबंधी है। 10वीं अनुसूची जो है आपका 61वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसमें आपको क्या है, दल बदल अधिनियम से संबंधित है। 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1992 में पंचायती राज व्यवस्था से। और 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है, वह जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले सभी पार्ट का लिंक दे दूंगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप सभी पार्ट का देख लीजिए शुरू से अंत तक, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।